नागार्जुन जो जन कवि के नाम से जाने जाते हैं, आइए हम उनका थोड़ा सा लेखक परिचय देख लेते हैं और उनकी काव्यगत विशेषता देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि जन कवि नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को बिहार के मधुबनी जिले का सतलखा जो गांव है वहाँ हुआ था, और उनका जो पैतृक गांव है वो दरभंगा में पड़ता है। उनके बचपन का नाम ठक्कन मिश्र था, और मतलब उनको घर में ठक्कन के नाम से बुलाया करते थे, इसी भावना से कि उनको ज़्यादा महत्व ना दिया जाए, क्योंकि उनके पहले के जो संतान जो बच्चे हुए थे वो जीवित नहीं रहे थे, और ये बड़ी मुश्किल से जीवित हुए थे। बाबा बैद्यनाथ के कहते हैं बड़ी सेवा की थी इनके मम्मी पापा ने, तो उनकी प्रसाद स्वरूप, उनके प्रभाव स्वरूप, उनकी कृपा के स्वरूप इनको ये इनके माता पिता को नागार्जुन प्राप्त हुए थे, इसलिए उन्होंने उनका नाम बैद्यनाथ मिश्र रख छोड़ा था। मैं आपको बता दूं कि नागार्जुन बहुत ही प्रतिभाशाली कवि थे। उन्होंने एक नहीं 4 भाषाओं में लिखा। उन्होंने हिंदी में लिखा, बंगला में लिखा, मिथिला में लिखा और संस्कृत में लिखा। हिंदी में उन्होंने नागार्जुन के नाम से लिखा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बच। घर का नाम ठक्कन, मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र, हिंदी में नागार्जुन के नाम से लिख रहे हैं, और जो मैथिली भाषा है उसमें वो यात्री के नाम से लिखा करते थे। 1935 में उन्होंने एक दीपक नामक मासिक पत्रिका थी, और 1942-43 में एक विश्वबंधु नामक साप्ताहिक पत्रिका थी, उसका उन्होंने बड़ा सफलतापूर्वक संपादन किया। नागार्जुन ने गद्य पद्य दोनों में ही समान अधिकार से लिखा। उनकी जो काव्य कृतियाँ हैं उनमें से मैं आपको कुछ के नाम बता देती हूँ, जैसे युगधारा है, प्यासी पथराई आँखें हैं, सतरंगे पंखों वाली, जिसकी कविता भी हम पढ़ के चुके हैं, क्या कहते हैं वो वाली, कालिदास सच सच बतलाना, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी ज्योतियों का कोरस, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्न गरबा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल। उन्होंने कटहल पे भी कविता लिख दी है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने पसमांकुर, इस गुब्बारे की छाया में, अपने खेत में, भूल जाओ पुराने सपने और भूमि क्या। ये उनकी कुछ प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। इसके अलावा उन्होंने उपन्यास भी लिखे, जिसमें प्रसिद्ध उपन्यास उनका बलचन्मा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्रतारा, अजमनिया का बाबा और वरुण के बेटे, ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। और उनको जो भारत की साहित्य अकादमी थी उसके द्वारा उनको पुरस्कृत भी किया गया। ऐसे प्रतिभाशाली कवि का निधन 5 नवंबर 1998 को हुआ है। चलिए, मैंने आपको सारा कुछ समझाया। संक्षिप्त में मैं आपको बिंदुवार नागार्जुन की कुछ काव्यगत विशेषताएं बता देती हूँ। जैसा कि आप सब समझते हैं कि जब भी हम काव्य की विशेषताएं लिखें एग्जाम में तो उसको 2 भागों में बांट लें, कुछ भावगत विशेषताएं और कलागत विशेषताएं। भावगत विशेषता में उसकी विषय वस्तु से संबंधित चीज आएगी, और कलागत विशेषता में भाषा, शैली, छंद, अलंकार संबंधित बात आएगी। मैं संक्षिप्त में आपको बता देती हूँ नागार्जुन की काव्यगत विशेषता, क्योंकि डिटेल में तो मैं सारा जो पूरा वीडियो है वो उनकी विशेषताओं को ही समझा रहा है। तो सबसे पहले जो उनकी विशेषता हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे, नागार्जुन की कविता में धारदार एवं चुस्त सूक्ष्म चुटीले व्यंग्य मिलते हैं। उनकी कविता में जो व्यंग्यात्मकता है वो लाजवाब है, मतलब वो व्यंग्य के बेजोड़ कवि है। संभवतः ऐसा कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में कबीर के बाद व्यंग्य का इतना प्रखर प्रयोग किसी ने, इतना कटु प्रयोग, इतना तीखा प्रयोग किसी और ने नहीं किया। भारत में जब भारत गुलाम था और यहाँ अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, तो ब्रिटेन की रानी जब भारत आ रही थी तो किस तरीके से हम उसकी मतलब स्वागत में आंखें बिछाए हुए थे, उस पर एक उन्होंने व्यंग्य किया है। लिखा है, आओ रानी हम डोएंगे पालकी, आओ रानी हम डोएंगे पालकी, ये हुई है राय जवाहरलाल की। आओ रानी हम डोएंगे पालकी, यह हुई है राय जवाहरलाल की, और रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, यही राय हुई है जवाहरलाल की। वास्तव में जब हम उनकी कविता को पढ़ते हैं, नागार्जुन की कविता को जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें हमको निराला और कवि दोनों एक साथ झांकते हुए नजर आते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि उनकी कविता में हमको प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों काव्य धाराओं का मणि कांचन संयोग दिखाई देता है। फक्कड़पन और घुमक्कड़ी प्रवृत्ति उनकी बचपन से ही थी। उनके दादाजी उनको खूब घुमाते थे, तो उनकी बड़ी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति थी। और ये जो फक्कड़पन और जो घुमक्कड़ी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति ने नागार्जुन को बहुत ही निडर और निर्भीक बना दिया था। वो किसी से डरते नहीं थे,
और अपने पथ से डिगते नहीं थे। जो उनका रास्ता है, जो उनका उद्देश्य है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर के, वो अपनी कविता में अपने मंतव्य को प्रकट कर दिया करते थे। स्पष्टवादिता और जो राजनीतिक उनके क्रियाकलाप थे, उसके कारण उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। जब 1975 में इमरजेंसी लगी, उस समय हमारे भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और इमरजेंसी में जैसा कि मतलब आई चीज़ सामने के काफ़ी निरंकुश था और काफ़ी तानाशाह और काफ़ी मतलब राजनीतिक एक तरीके से शोषण हो रहा था लोगों का, तो उस पर भी जो नागार्जुन है वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त, चाहे उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त कटाक्ष किया है कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, क्योंकि वो जनता के कवि हैं। तो वो कहते हैं जनता को जवाब देना ये मेरा उत्तरदायित्व है। मैं ये कविता लिख रहा हूँ तो लोगों के भाव विलास के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं ये जो कविता लिख रहा हूँ वो जनता के लिए लिख रहा हूँ कि जनता के दुखों को, जनता के कष्टों को, जनता के भावों को मैं दुनिया के सामने रखूँ, और उन समस्या का समाधान यदि लोगों के सामने जाएगा तो उसका समाधान आए और उन लोगों को थोड़ी राहत मिले। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, और जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। नेहरू को तो मरे हुए 100 साल हो गए, अब जो है वो शासन के जंजाल हो गए। गृह मंत्री के सीने पर बैठा अकाल है, और भारत भूमि में प्रजातंत्र का बुरा हाल है। इस तरीके से उन्होंने बिल्कुल प्रखरता के साथ, बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के साथ जो वास्तविक स्थितियां थी समाज की, वो अपनी कविता के माध्यम से रखा। उन्होंने देखा कि उस समय जो कांग्रेस है, मतलब वो गांधी जी के नाम का बड़ा दुरुपयोग कर रही है, गांधी जी के नाम पर कांग्रेस चल रही है। जाने गांधी जी कब चले गए, और कांग्रेस अब उनके सिद्धांतों को कोई मानती भी नहीं है ना, लेकिन जब उनको फायदा उठाना आता है तो वो गांधी जी का नाम ले लेते हैं। इस बात पर भी वो प्रश्न उठाते हैं। वो कहते हैं कि गांधी जी का नाम बेचकर बतलाओ कब तक खाओगे, गांधी जी का नाम बेचकर बतलाओ कब तक खाओगे, और यम को भी दुर्गंध आएगी, नरक भला कैसे जाओगे। देश की स्वतंत्रता के दशक बीत गए, और उसके बाद भी जब वो देखते हैं कि देश की स्थितियां बेहतर नहीं हो रही हैं, बल्कि देश की दुर्दशा और ज़्यादा होती जा रही है, तो नागार्जुन की जो कलम है वो सिसक पड़ती है, और सिसकते सिसकते वो लिखते हैं अंदर संकट बाहर संकट, अंदर संकट बाहर संकट, संकट चारों ओर, और जीव कटी है भारत माता मचा ना पाती शोर। देखो धसी धसी हैं आंखें, देखो धसी धसी हैं आंखें, पिचके गाल, और कौन कहेगा आज़ादी के बीते 13 साल। मतलब आज़ादी के 13 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी हमारे भारत देश की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, मतलब हर तरीके से हमारे भारत अभी कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअल में छायावादोत्तर काल के वो अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपालों पर किसानों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा उतने ही चाव से पढ़ी जाती थी, सुनी जाती थी, जितने चाव से वो विद्वानों की बैठक में आदर पाया करते थे, है ना। तो इसलिए उनकी जो कविता है वो बुद्धिजीवी और आम व्यक्ति दोनों के हृदय में ही बैठी हुई थी। इसी विशेषता हम बताएंगे कि उनकी कविता जो है वो जनहित के लिए प्रतिबद्ध कविता है। शैलेंद्र चौहान के अनुसार नागार्जुन सही अर्थों में भारतीय मिट्टी से बने हुए आधुनिक कवि थे। मतलब उनमें आधुनिकता थी। जो नागार्जुन है वो प्रगतिवादी और प्रयोगवादी दोनों काव्य धाराओं का हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो मार्क्सवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसीलिए उनकी कविता में हमको पिछड़ा, गरीब, भूखमरी, शोषण, किसान, ये सब चीज़ें उनकी कविता में हमको बहुत देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी कविता में आम जनता से जुड़ते चले जाते हैं। इसीलिए प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने तो उन्हें जन कवि के नाम से पुकारा है, क्योंकि आम जनता का जो दुख दर्द है उनकी कविता में हमको देखने को मिलता है। जैसे अभी अभी अपने अकाल और उसके बाद की कविता पढ़ी तो उसमें भी आम जनता की भुखमरी, गरीबी और अकाल की जो भयानक स्थिति है उसको हम देख रहे हैं। यथार्थ का सूक्ष्म चित्रण उनकी कविता में आमतौर पर हमें मिलता है। उनकी कविताओं में एक एक पात्र से उनका आत्मीय रिश्ता है। जैसा भी अपन ने अकाल और उसके बाद कविता पढ़ी तो हम देख रहे हैं एक एक पात्र से उनका आत्मीय रिश्ता है। आपने कालिदास के प्रति पढ़ा तो कालिदास के प्रति उनके अंदर एकदम आत्मीयता है। वे अपने पात्रों के कष्ट और अभावों को खुद महसूस करते हैं। उनके अभावों से, उनके दुखों से वो खुद दुखी हो जाते हैं। उन्हें कष्ट और फिर चुप नहीं होते। केवल ये नहीं कि केवल दुखी हो गए, बल्कि जिन लोगों ने उनको दुख दिया है उनको वो चुनौती देते हैं। कष्ट पहुंचाने वालों को वो चुनौती देते हैं। और जो वस्तुएं
दूसरे कवियों की संवेदनाओं की सीमाओं से बहुत दूर है। वो उन वस्तुओं को भी ऐसे स्पर्श करते हैं कि नागार्जुन का स्पर्श पाकर वे वस्तुएं उनकी कविता में एक महान पात्र के रूप में हमारे सामने उभर कर आती है। संवेदनशील लेखक नागार्जुन की बात करते ही हमें उनकी प्रसिद्ध कविताएं जो आज हमने पढ़ी है, अकाल और उसके बाद, एक कविता है बादल को घिरते देखा है जिसे हम अभी आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, आपके पाठ्यक्रम में है, और एक कालिदास सच सच बतलाना, ये कविता भी हम पढ़ चुके हैं। जब हम ये तीनों कविता में हठात याद आ जाती है जब भी उनकी संवेदनशीलता की बात चलती है। और आप ये देखिए कि ये जो तीनों कविताएं, इन तीनों कविताओं के विषय बिल्कुल अलग अलग है। मैं तीन कविता की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये तीनों कविताएं आप पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके हैं, और तीनों कविताओं का शिल्प अलग है, तीनों कविताओं की संवेदनाओं के रंग अलग अलग हैं, लेकिन तीनों कविताएं कहीं ना कहीं हमारे संवेदनशील हृदय में उतर आती हैं। और एक बात तय है कि जो कवि जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना, वो कवि उतना ही अधिक संवेदनशील होगा। यानी कि उसकी कविता में दुनिया की जो भी दुख होंगे, जो दर्द होंगे, जो कष्ट होगा, जो शोषण होगा, जो अत्याचार होगा, उसको वो उतनी ही गहराई से, उतनी ही आंतरिकता से उस चीज़ को वो पकड़ेगा। एक जो बड़ा कवि होता है वो अपने आसपास केवल मनुष्य से ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि आसपास जो भी वातावरण है, जो उसमें वस्तु हैं, इवन देन जो उसमें जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जो प्रकृति है, उस सबसे वो अपना तादात्म्य स्थापित करता है। और नागार्जुन की जो कविता है वो हमारे अंदर मानवों के प्रति नहीं, बल्कि जानवरों के प्रति भी एक संवेदना जगाती है। अभी हमने अकाल और उसके बाद देखा, हमने देखा कहीं मानव की बात नहीं की गई है, कहीं कानी कुतिया की बात करी है, कहीं छिपकली की बात करी है, कहीं चूहे की बात करी है, और कहीं उन्होंने कोयले की बात करी है। नागार्जुन ने बहुत ही मार्मिकता के साथ अपनी इस कविता में इन जो पशु और जो पक्षी हैं उनकी संवेदनाओं को भी हमारे सामने रखा है। लिखेंगे उनकी कविता में हमको गंभीर और शिष्ट हास्य मिलता है। उनकी काव्यात्मक साहस और अछूते विषयों की कविता है। ऐसे विषय पर उन्होंने कविता लिखी जिन पे उनसे पहले वाले कवियों ने अपनी कलम नहीं उठाई थी, और गहरी इंद्रिय एवं सूक्ष्म सौंदर्य की दृष्टि से युक्त नागार्जुन की जो कविता है वो प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भी बहुत ही श्रेष्ठ कविता बन पड़ी है। नारी सौंदर्य का उदार चित्रण उनकी कविता में हमको देखने को मिलता है। जैसे उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है, ऐसे नारी का भी बड़ा उदारता के साथ उन्होंने वर्णन किया है। यदि हम उनकी भाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो नागार्जुन की भाषा है वो बहुत ही सरल और सहज और प्रभावमय भाषा है। उनकी भाषा में जहाँ हम एक तरफ संस्कृत काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि देखते हैं, जैसे आप उनकी कालिदास सच सच बतलाना यदि कविता पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको ये चीज़ दिखेगी, और दूसरी तरफ उनकी कविता में लोक भाषा के जो बोलचाल की भाषा है उस भाषा की रवानगी और जीवंतता भी हम देखेंगे, जैसा अपन ने अभी अकाल के उसके बाद कविता पढ़ी। उनकी कविता में नाटकीयता, मतलब उनकी कविता की अद्वितीय विशेषता है नाटकीयता। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वो जो कवि है उन्होंने मुक्त छंद में भी अपनी कविता लिखी और छंदबद्ध, और दोनों ही प्रकार की जो कविताएं हैं उनमें उनको पूरी तरीके से सिद्ध हस्तता प्राप्त है। अलंकारों का बड़ा स्वाभाविक वर्णन उन्होंने किया है। उनकी जो कविता है उसमें हमको प्रतीकात्मकता, सजीव बिंबात्मकता और व्यंजकता उनकी कविता की बहुत प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विषय की विविधता और प्रस्तुति की सहजता से नागार्जुन का जो रचना संसार है वो हमारे सामने एक नया आयाम खोल देता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में नागार्जुन की जो प्रसिद्ध कविता आपके कोर्स में थी उसको समझाया। उसके बाद फिर मैंने आपको नागार्जुन का परिचय थोड़ा बताया और नागार्जुन की काव्यगत विशेषता बताई। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आए इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। मैं आपके हर प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा।